हियर आई एम सच्चिदानंद कुमार। वेलकम टू बीएससी कोचिंग पटना। मैं सच्चिदानंद कुमार बीएससी कोचिंग पटना में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीएस में पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। आपके मास्टर कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जीएस, और जीएस में हिस्ट्री पढ़ते हैं जो सभी एग्जामिनेशंस में, बैंकिंग को छोड़कर सभी एग्जामिनेशंस में, रेलवे, एसएससी, सिविल सर्विसेज, सभी जगह इम्पॉर्टेंट है। और अभी इतिहास में हम लोगों ने देख लिया है पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के काल को देखेंगे, आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि मैंने हड़प्पा सभ्यता के अंत में बताया था, यदि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ चुके हैं तो आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ था, बल्कि उसके शहरी चरण का पतन हुआ था। इट वॉज द डिक्लाइन ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, इट वॉज नॉट डिक्लाइन द ऑफ सिविलाइजेशन। यह शहरी चरण का पतन था, यह सभ्यता का पतन नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का पतन होता है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ अर्बन फेज ऑफ अर्बन स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, देयर वेर मेनी सिविलाइजेशन फाउंड नियर अबाउट द टाउनशिप ऑफ हड़प्पा। तो हड़प्पा के शहरों के आसपास अनेक क्षेत्र पाए गए, दे वेर रूरल सिविलाइजेशन। तो वे क्या थे? वे ग्रामीण सभ्यता थे, और इन्हीं को लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसी को उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इन्हीं में अनेक संस्कृतियां हैं, देयर वेर मेनी कल्चर्स, दीज वेर कॉल्ड लेटर हड़प्पन कल्चर्स। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक पीरियड, बट इट इज नॉट प्री हड़प्पन पीरियड। इसको थोड़ा समझना होगा। मानव ने सबसे पहले अपनी आवश्यकता के लिए पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया। स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स वेर यूज्ड एट फर्स्ट बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर देयर नीड। अपनी आवश्यकता के लिए उन्होंने सबसे पहले पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया, स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया। बाद में धातु युग आया, तांबे की खोज हुई, और इस तरह से तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग हुआ, और इसी को हम लोग बोलते हैं ताम्र पाषाण, विच वॉज कॉल्ड कैल्कोलिथिक। इसी को हम लोग कहते हैं कैल्कोलिथिक, ताम्र पाषाण। और जब तांबे में टीन मिलाकर के कांसा बनाना शुरू किया तो इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्य युग, इसी को कहते हैं ब्रॉन्ज एज। कोई डाउट नहीं है। लेकिन कांसा तो तभी तक बनाया जाएगा जब तक उनको टीन मिलेगा। टीन वेयर नॉट फाउंड इन इंडिया, टीन भारत में नहीं पाया गया। इट वॉज इंपोर्टेड फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड ईरान। तो इसे अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था, आयातित किया जाता था। तो जब यह आयात बंद हुआ, सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ, उसका एग्जैक्ट कारण क्या था? एग्जैक्ट कारण यह था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार तंत्र था, व्यापार प्रणाली थी, वो समाप्त हो गई। मैंने बताया था कि शहर का विकास कैसे होता है, तो बाजार ही शहर में बदलते हैं। तो शहर समाप्त हो गए, मतलब बाजार समाप्त हो गए, तो इस तरह से फिर से गांव आ गया, फिर से ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। तो ये शहर का पतन क्यों हुआ? तो शहर का पतन इसीलिए हुआ क्योंकि व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का अगर मूल कारण पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, वाणिज्य व्यापार का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी चरण का पतन था। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भी कहते हैं। तो जब टीन मिलना बंद हो गया, कांसा बनना बंद हो गया, तो फिर से कहां हम लोग प्रवेश कर गए? तो फिर से ताम्र पाषाण काल में प्रवेश कर गए। फिर से ताम्र पाषाण काल में प्रवेश कर गए, और इसीलिए आप देखेंगे ताम्र पाषाण कैल्कोलिथिक पीरियड दो है, एक प्री हड़प्पन है और एक लेटर हड़प्पन है।
ये प्री हड़प्पा है और ये लेटर हड़प्पा है। इसी को याद रखना है। टुडेज क्लास इज बेस्ड ऑन कैल्कोलिथिक पीरियड, लेटर हड़प्पन कैल्कोलिथिक पीरियड। तो आज की क्लास जो है, आज की कक्षा जो है, यह किस पर आधारित है? कि उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्रपाषाण काल पर आधारित है। अब आगे बढ़ने से पहले याद रखेंगे हम लोग कि ताम्रपाषाण काल का जो विकास हुआ, लेटर हड़प्पन ताम्रपाषाण काल का जो विकास हुआ, ये किस क्षेत्र में हुआ। इसको जानने के लिए पहले तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हड़प्पा काल का क्षेत्र कौन सा है। तो ये देखिए, ये हड़प्पा काल का क्षेत्र है, ये हड़प्पा काल का क्षेत्र है। तो हड़प्पा काल का जो क्षेत्र है वो किस तरह से है? इस तरह से, यानी ये हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है, इसी सभ्यता में सबसे प्रमुख स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। और कौन था? मोहनजोदड़ो था, और सूतकागेंडोर है, और कालीबंगा है, और लोथल है। इस तरह से जो ये सब स्थल हैं, ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इन सिंधु घाटी सभ्यता की ये शहर हैं। इन शहरों का जब पतन हुआ तो इस शहर के आसपास या इससे दूर कुछ संस्कृतियों का विकास हुआ, जिसमें 3 प्रमुख संस्कृति की चर्चा आज हम लोग करेंगे। आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। देयर वेयर 3 इंपॉर्टेंट लेटर हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर्स। तो 3 प्रमुख उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियां थी। आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। तो ये 3 संस्कृतियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन सी? आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। इन 3 संस्कृतियों के बारे में हमें पढ़ना है। आहार संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? राजस्थान क्षेत्र में। आहार कल्चर वॉज डेवलप्ड इन राजस्थान रीजन। मालवा कल्चर वॉज डेवलप्ड इन मध्य प्रदेश रीजन, एमपी क्षेत्र में विकसित हुआ मालवा संस्कृति। एंड जोरवे कल्चर वॉज फाउंड इन महाराष्ट्र रीजन। महाराष्ट्र क्षेत्र में जोरवे संस्कृति का विकास हुआ। अब इसको ध्यान में रखेंगे, इस उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन स्थल आहार है। आहार को ही ताम्रवती भी कहा गया, आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी है? आहार संस्कृति है। और एक ओवरऑल अगर इसका टाइम पीरियड हम लोग करेंगे तो 2100 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व के मध्य, 700 BC के मध्य इस संस्कृति का विकास हुआ। सबसे नवीनतम जोरवे संस्कृति है जो 700 ईसा पूर्व तक पाया गया, और सबसे प्राचीन है जो आहार संस्कृति है जो 2100। और याद होगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का विकास देखा था हम लोगों ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से कब तक है? 2500 1750। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, यानी उसके शहरी चरण का पतन होता है और इन संस्कृतियों का विकास होता है। राजस्थान क्षेत्र में आहार संस्कृति, मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में मालवा संस्कृति और महाराष्ट्र क्षेत्र में जोरवे संस्कृति। तो इन 3 संस्कृतियों में पहली बात तो ये याद रखना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्रपाषाणिक संस्कृति। तो लेटर हड़प्पन कैल्कोलिथिक पीरियड। इसमें 3 प्रमुख संस्कृतियां हैं, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। सबसे प्राचीन आहार संस्कृति, लेटर हड़प्पा में सबसे प्राचीन, ऐसे मत याद रखिएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि लेटर हड़प्पन पीरियड में सबसे पहले तांबे का उपकरण कहाँ से मिला है? तो आहार से मिला है। हालांकि मध्य प्रदेश का एक स्थल है गुंगेरिया, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। मध्य प्रदेश का एक स्थल है गुंगेरिया। तो गुंगेरिया के बारे में याद रखिएगा। गुंगेरिया से सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन, सबसे ज़्यादा
ताम्र पाषाणिक सामग्री मिली है, तांबे का ढेर मिला है। कहाँ से मिला है? गुंगेरिया से। ये गुंगेरिया याद रखेगा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चर्चा इनकी आएगी। अब दूसरी बात, तो पहली बात हम लोगों ने क्या किया कि ये उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। 3 प्रमुख संस्कृतियां थी, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। याद हो गया। अब है आहार संस्कृति का विकास राजस्थान क्षेत्र में हुआ, मालवा संस्कृति का विकास मध्य प्रदेश क्षेत्र में हुआ और जोरवे संस्कृति का विकास महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ। क्लियर? आगे याद रखेंगे कि यह संस्कृति, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी संस्कृति थी, शहर के बाद इन ग्रामीण संस्कृतियों का विकास हुआ, तो ये ग्रामीण संस्कृतियां हैं। कैसी संस्कृतियां हैं? ग्रामीण संस्कृतियां हैं। और इस संस्कृति में आप देखेंगे कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया, यानी कच्चे ईंट के मकान में इस काल के लोग रहते थे। कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया। जनरली फूस के घरों में रहते थे या कच्चे ईंटों के मकान में रहते थे, पक्के ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये इसका टाइम पीरियड अगर देखेंगे तो 2100 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य इसका काल है। तो इतने पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ताम्र पाषाणिक संस्कृति, कैल्कोलिथिक कल्चर। और कैल्कोलिथिक कल्चर में हम लोगों ने 3 कल्चर की बात की, आहार कल्चर, मालवा कल्चर एंड जोरवे कल्चर। तो आहार कल्चर वाज फाउंड इन राजस्थान रीजन। It was found on the bank of Banas river, so it is also called Banas culture. यह संस्कृति आहार संस्कृति राजस्थान क्षेत्र में पाई गई और यह बनास नदी घाटी क्षेत्र में इसका विकास हुआ, इसीलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसके 2 प्रमुख स्थल हैं, आहार और गिलुंद। याद रखिएगा, यह उत्तर हड़प्पा कालीन जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, यह ग्रामीण संस्कृति है। कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया, लेकिन गिलुंद इज एन एक्सेप्शन। गिलुंद अपवाद है। गिलुंद अपवाद है। यहाँ से कुछ पक्की ईंटों के साक्ष्य भी मिलते हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था? ताम्र पाषाणिक संस्कृति में, तो गिलुंद में किया गया। गिलुंद इज एन एक्सेप्शन। गिलुंद एक अपवाद है। सामान्यतः कच्चे ईंटों का प्रयोग करते थे, लेकिन गिलुंद अपवाद है जहाँ से पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो क्लियर? आहार संस्कृति कहाँ विकसित हुई? राजस्थान क्षेत्र में। आहार संस्कृति किस नदी के किनारे विकसित हुई? बनास नदी के किनारे, इसीलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो आहार और गिलुंद हैं। क्लियर? अब आहार के बाद आते हैं हम लोग मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ? मध्य प्रदेश क्षेत्र में हुआ। याद रखिएगा, इसी को एरन संस्कृति भी कहा जाता है। मालवा, कैथा और एरन, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट साइट्स, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ मालवा कल्चर। तो मालवा संस्कृति की 3 प्रमुख स्थल है, मालवा, कैथा और एरन, इसीलिए इसको एरन कल्चर भी कहते हैं। और मालवा कल्चर और जोरवे कल्चर के बीच में एक कल्चर का विकास होता है जिसको स्वाल्दा कल्चर भी कहते हैं। तो ये एक स्वाल्दा कल्चर भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। स्वाल्दा संस्कृति, स्वाल्दा कल्चर, इट वाज ऑल्सो अ कैल्कोलिथिक कल्चर। यह भी एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। यहाँ याद रखेंगे, मालवा संस्कृति से एक क्वेश्चन बनता है। मालवा संस्कृति, मालवा कल्चर इज नॉन फॉर इट्स पॉटरी कल्चर। तो इसके जो है मृदभांड संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। तो जो हाई क्वालिटी पॉटरी वेयर यूज्ड इन दिस कल्चर, इस संस्कृति में उत्कृष्टतम मृदभांडों का प्रयोग किया गया। उत्कृष्टतम मृदभांडों का प्रयोग, एक क्वेश्चन आएगा, तो उत्कृष्टतम मृदभांडों का प्रयोग, उत्कृष्टतम मृदभांडों का प्रयोग किस काल में किया गया, किस संस्कृति में किया गया? तो यह मालवा संस्कृति में किया गया। तो याद रखें, मालवा संस्कृति में उत्कृष्टतम मृदभांडों का प्रयोग किया गया। तो हाई क्वालिटी के पॉटरी यूज किए गए इस कल्चर में। और इसके बाद हम लोग आते हैं जोरवे संस्कृति, जो कहाँ पाई गई? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पाई गई जोरवे कल्चर, और इसके बहुत सारे स्थल हैं। जोरवे
नेवासा, दैमाबाद, इनामगांव, प्रकाश, नासिक, चंदौली। यहाँ याद रखेंगे कि दैमाबाद, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, दैमाबाद was also a हड़प्पन साइट। तो दैमाबाद एक हड़प्पन संस्कृति भी है, हड़प्पन संस्कृति भी है दैमाबाद। तो दैमाबाद के बारे में पॉइंट याद रखेंगे। तो याद रखेंगे दैमाबाद, एक्चुअली दैमाबाद से, फ्रॉम दैमाबाद 4 ब्रॉन्ज स्कल्पचर वेयर फाउंड। तो 4 जो है सो कांसे का शिल्प प्राप्त होता है। सो ये एक याद रखेंगे कि दैमाबाद से कुछ हड़प्पन जो कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलते हैं, जो कुछ हड़प्पन लक्षण भी मिलते हैं। गिलुंद में मैंने बताया था कि अपवाद है कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, और दैमाबाद से कांसे का कुछ सामग्री मिलती है, कांस्य सामग्री। तो ये अपवाद याद रखिएगा। पक्की ईंटें कहाँ से? गिलुंद से, और कांस्य उपकरण या कांस्य सामग्री, कांस्य सामग्री दैमाबाद। बाकी आप लोगों को याद रखना है कि कौन प्लेस किस कल्चर से रिलेटेड है। जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, इनामगांव, प्रकाश, नासिक, चंदौली, ये है जोरवे संस्कृति। अच्छा, एक कल्चर ऐसा है, एक स्थल ऐसा है जो दोनों के मध्य में है, जो मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति दोनों से संबंधित है, और यह एक बड़ा ग्रामीण स्थल है। इसको बोलते हैं नवदा टोली। याद रखिए, नवदा टोली के बारे में याद रखिएगा। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में है। यह एक बड़ा ग्रामीण स्थल है, और यहाँ से सर्वाधिक संख्या में फसल प्राप्त होते हैं। तो ये 3 संस्कृतियां आपके दिमाग में रहनी चाहिए, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखते हैं, और ये महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। तो याद रखेंगे कि उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्रपाषाणिक संस्कृति, लेटर हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर इज अ रूरल कल्चर। यह एक ग्रामीण संस्कृति है, पहली बात। तो यह रूरल कल्चर है, रूरल कल्चर, पहली बात। दूसरी बात कि सबसे प्राचीन स्थल इसमें कौन सा है? आहार है। एंशियंट साइट इज आहार। इट इज ऑल्सो नॉन एज ताम्रवती। इसे ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। मालवा संस्कृति अपने उत्कृष्टतम मृदभांडों के लिए जानी जाती है। मालवा कल्चर इज नॉन फॉर इट्स हाई क्वालिटी पॉटरी। दैमाबाद में कुछ शहरी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जहाँ से मैंने बताया था कांस्य सामग्री प्राप्त होती है। तो ब्रॉन्ज मटेरियल्स प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इट वाज फाउंड इन दैमाबाद। और नवदा टोली एक ग्रामीण स्थल है, यहाँ से सर्वाधिक फसलों की संख्या प्राप्त होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉप्स पाए गए। और इसकी एक विशेषता है कलश समाधान। तो कलश जो पॉट बरियल सिस्टम, पॉट मतलब बर्तन में दफनाए जाने का एक बड़ा सा जो घड़ा होता है ना, पॉट, इसमें जो है मानव को दफना दिया जा रहा है। इसमें मानव को दफना दिया जा रहा है। तो मानव को दफना दिया जा रहा है। तो ये कहाँ पाया गया? तो यह पाया गया कहाँ से? तो याद रखेंगे, यह आपका पॉटरी सिस्टम जो है, कलश समाधान जो है, वो पाया गया कहाँ से? तो यह याद रखेंगे इस तरह से। इसमें याद रखेगा सबको उत्तर दक्षिण की दिशा में दफनाया जाता था, कलश में दफनाया जाता था, पॉट में दफनाया जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम लोग आते हैं इसके बाद लेटर हड़प्पन पीरियड में। मैंने बताया था, मैं अगला लेक्चर जो हम लोगों का होगा वो वैदिक लेक्चर होगा, वैदिक पीरियड होगा। और वैदिक पीरियड से पहले एक और कल्चर के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो हड़प्पन पीरियड से लेकर के मौर्यन पीरियड तक रिलेटेड हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं पॉटरी कल्चर, मृदभांड संस्कृति। तो अगला सेक्शन हमारा है मृदभांड संस्कृति, पॉटरी कल्चर। एक इम्पॉर्टेंट कल्चर है जिसके बारे में अक्सर पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। और स्पेशली सबसे पहले मानव ने जिस बर्तन का प्रयोग किया वो मिट्टी के बर्तन ही थे। तो सॉइल पॉटरी वॉज यूज्ड एट फर्स्ट बाय ह्यूमन बीइंग।
और इसमें पॉटरी बनाने के बहुत सारे कल्चर थे, बहुत सारे तरीके थे, जिसको कि हम लोग 4 भाग में बांटकर देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन किस तरह का आता है, ये यूपीएससी वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो यूपीएससी में पहले पूछ दिया गया क्वेश्चन, वो आपके एसएससी के लिए, रेलवे में स्पेशली ग्रेजुएट लेवल का जो भी एग्जामिनेशन है, बिहार दरोगा है, बीपीएससी है, इन सब के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉटरी कल्चर, निर्धवांड संस्कृति। इसमें पहले तो 4 कल्चर को दिमाग में बैठाइए, BRW, OCP, PGW, NBPW। पहले तो इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ये हो गया आपका BRW का फुल फॉर्म। यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, काले और लाल मृदभांड, काले और लाल मृदभांड। तो ऐसा है कि जब मिट्टी के बर्तनों को काला कलर से बाहर कलर कर दिया जाता तो अंदर का भाग लाल रहता था, तो इसी को लाल और काला मृदभांड बोलते हैं, काला और लाल मृदभांड। मानव ने सबसे पहले इसी प्रकार के मृदभांड का प्रयोग किया। द फर्स्ट सॉइल पॉटरी, फर्स्ट पॉटरी वेयर यूज्ड BRW। इसके बाद आते हैं हम लोग, जो हालांकि देखिए इस काल से संबंधित 2 है, हड़प्पा भी है, उत्तर वैदिक। यानी कि ऋग वैदिक के बाद जब उत्तर वैदिक काल में PGW का भी यूज होता था और BRW का भी यूज होता था। इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी याद रखेंगे BRW का फुल फॉर्म क्या है, ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल मृदभांड। OCP का फुल फॉर्म है ओकर्ड कलर्ड पॉटरी, ओकर्ड कलर्ड पॉटरी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड। आर्य जब भारत आए, आर्यंस केम इन इंडिया एंड दे हैव यूज्ड द पॉटरी, they were used the pottery which were called ochred colored pottery, जिसको हम लोग गैरिक मृदभांड कहते हैं। यह ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किया गया, ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किया गया। और PGW इसका फुल फॉर्म होता है पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। PGW का फुल फॉर्म होता है पेंटेड ग्रे वेयर। तो यहाँ आप लोग याद रखेंगे पेंटेड ग्रे वेयर में क्या होगा कि इसको हिंदी में बोलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। याद रखेंगे चित्रित धूसर मृदभांड, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता था, तो ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। यही याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में PGW के साथ साथ किसका प्रयोग होता था, BRW का भी यूज होता था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में OCP और PGW यूज हो रहा है और उत्तर वैदिक काल में PGW और BRW यूज हो रहा है। यही कन्फ्यूजन होता है जिसके कारण से गलतियां होती हैं। और इसके बाद आप देखेंगे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये हो गया उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। ये स्पेशली विशेषता है मौर्यन कल्चर की, पॉलिशदार मृदभांड। तो मौर्य संस्कृति की, मगध का जब उत्कर्ष होता है तो इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन पाए गए। तो मृदभांड संस्कृति में याद रखेंगे ये 4 प्रमुख संस्कृतियां हैं। इसका क्रम से क्वेश्चन आता है और इसमें कंफ्यूजन होता है। याद रखिएगा सबसे पहले कौन सा प्रयोग किया गया, तो सबसे पहले प्रयोग किया गया BRW। BRW के बाद कौन सा आया, OCP। OCP के बाद कौन सा आया, PGW। और PGW के बाद आप देखते हैं फिर से BRW आता है और इसके बाद आता है NBPW। हालांकि इसके अलावा भी अनेक प्रकार के पीले चमकदार मृदभांड की संस्कृतियां भी पाई गई जो गुजरात क्षेत्र में पाया गया। तो इस तरह से और भी अनेक संस्कृतियां थी, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये 4 ही है। और इस 4 का क्रम 2 हो सकता है, या तो क्रम हो सकता है आप देखें, या तो ये क्रम हो सकता है BRW, OCP, PGW, NBPW, या दूसरा क्रम ये हो सकता है, दूसरा क्रम यह हो सकता है कि OCP, PGW, BRW, NBPW।
यही याद रखना है कि OCP और PGW ये ऋग्वैदिक काल है और PGW और BRW ये उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक पीरियड में OCP और PGW का प्रयोग किया गया और PGW और BRW का प्रयोग किया गया कहाँ पर? लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में। देखिए हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास में मानव का इतिहास, वो भी भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास की शुरुआत जो होती है वो पाषाण काल से इसकी शुरुआत होती है। तो पाषाण काल के बाद आप देखेंगे पत्थर युग में मानव ने क्या किया? पत्थर युग में मानव ने क्या किया कि सभ्यता के चरण में प्रवेश किया। तो पाषाण काल में भोजन और खाद्य संग्राहक, मतलब कि शिकारी और खाद्य संग्राहक से, शिकारी व खाद्य संग्राहक से मानव ने प्रवेश किया किस क्षेत्र में? तो उसने प्रवेश किया कृषक अवस्था में, से कृषक अवस्था, और यहीं से जो पाषाण काल का परिवर्तन होता है जिसको नव पाषाण कहते हैं, नियोलिथिक कहते हैं। और ये कृषक अवस्था ने क्या किया? कृषक अवस्था ने क्या किया कि बाद में शहरी सभ्यता के विकास में योगदान दिया। तो ये जो कृषक है यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सूचक है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का सूचक है, इससे शहरी सभ्यता का विकास होता है। लेकिन इसी बीच याद रखिएगा क्या होता है? तो पाषाण युग से धातु युग की शुरुआत होती है, धातु युग। तो इसको ध्यान में रखेंगे। भारत में सबसे पहला जो उपकरण मिला है, पत्थर का उपकरण मिला है, वो 5 लाख ईसा पूर्व का मिला है, 5 लाख BC का मिला है। और इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद लगभग 3500 ईसा पूर्व में, यानी 3500 BC में, 3500 BC में ईसा पूर्व में क्या होता है? तांबे की खोज होती है। कॉपर वॉज डिस्कवर्ड। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स वेर फाउंड इन इंडिया, दीज वेर स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स, एंड आफ्टर दैट कॉपर इंस्ट्रूमेंट्स वेर फाउंड इन 3500 BC। तो 3500 ईसा पूर्व में कांस्य ताम्र उपकरण पाए गए, और बाद में आप देखते हैं कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास, 2500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य उपकरणों की प्रधानता पाई गई, कांसे के उपकरण की खोज हो गई, और इस तरह से कांसा का प्रयोग होता है। लेकिन इसके बाद फिर से ताम्र पाषाण की शुरुआत होती है, क्योंकि कांसा बनाने के लिए तांबा में टीन मिलाना जरूरी था, और यही हम लोगों ने अभी किया ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो इसके बाद है। और एट लास्ट हम लोग देखते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज होती है और लौह युग की शुरुआत होती है। तो यहाँ क्या होता है कि पाषाण युग से हम लोग ताम्र पाषाण में जाते हैं। ताम्र पाषाण के बाद कांस्य युग होता है, कांस्य युग होता है, और कांस्य युग के बाद फिर ताम्र पाषाण होता है, और ताम्र पाषाण के बाद तब लौह युग की शुरुआत होती है। तो लौह युग की शुरुआत 1000 ईसा पूर्व के बाद होती है। तो इसको भी आप लोगों को समझना जरूरी है कि इस तरह से पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल से कांस्य युग, और कांस्य युग से ताम्र पाषाण, और ताम्र पाषाण से फिर लौह युग। तो डेट मीन्स स्टोन एज टू कैल्कोलिथिक पीरियड, आफ्टर दैट ब्रॉन्ज एज्ड कल्चर, देन अगेन कैल्कोलिथिक पीरियड, एंड देन आयरन एज्ड कल्चर। तो ताम्र पाषाणी काल के बाद तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लौह युग की शुरुआत होती है। हालांकि इसी बीच में आप देखेंगे लौह युग के साथ ही साथ यहाँ ताम्र पाषाण के बाद फिर से कांस्य युग भी आता है, कांस्य युग भी आता है। ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर? तो वैदिक पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका एक ओवरव्यू है जो पाषाण काल से, यानी कि शिकारी और खाद्य संग्राहक से किस प्रकार से मानव का प्रवेश हो जाता है, किस तरह से सभ्यता संस्कृति का किस प्रकार से विकास होता है। यहाँ कुछ बातें और ध्यान में रखनी है कि ये सभ्यता का जो विकास है, यह सभ्यता का विकास इस तरह से होता है कि पाषाण युग से जो मानव का विकास होता है, पाषाण युग से ताम्र पाषाण और उस तरह से शहरी सभ्यता का विकास होता है,
तो इस सारी सभ्यता का पतन भी हो जाता है। और इसके बाद आर्यंस भारत आते हैं, आर्य भारत आते हैं, और आर्यों के द्वारा एक संस्कृति की नींव रखी जाती है। और इसी संस्कृति को हम लोगों ने क्या कहा, तो इसी संस्कृति को कहा है वैदिक संस्कृति, क्योंकि इस काल की जानकारी का स्रोत, क्योंकि इस काल की जानकारी का स्रोत हमारे पास वेद और उन पर आधारित ग्रंथ है, वेद और उन पर आधारित ग्रंथ है, इसीलिए इसको वैदिक काल कहते हैं। तो आप देखेंगे कि 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत आए। आर्य सबसे पहले जम्मू कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र में भारत आए, और इन्होंने एक संस्कृति की नींव रखी, जिस संस्कृति को हम लोग वैदिक संस्कृति कहते हैं। और वैदिक संस्कृति का जो दो पार्ट है, एक ऋग वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। तो आप ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि किस प्रकार से है। तो ऋग वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें कि यह कांस्य युगीन है, और उत्तर वैदिक लेटर वैदिक पीरियड जो है यह लौह युगीन। तो इस तरह से क्या होता है कि वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है। इसको वैदिक पीरियड क्यों कहा जाता है, तो वैदिक पीरियड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जानकारी का स्रोत वेद और इन पर आधारित ग्रंथ हैं। तो चूंकि इसका और इसके निर्माता कौन थे, आर्य थे, जो 1500 ईसा पूर्व में भारत आए। तो इस तरह से इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। स्टोन एज के बाद कैल्कोलिथिक के बाद में ब्रॉन्ज एज के बाद फिर से कैल्कोलिथिक, और कैल्कोलिथिक के बाद फिर से ब्रॉन्ज एज, और तब आयरन एज की संकल्पना विकसित होती है। और यहीं पर कंफ्यूजन होता है। इतिहास के बारे में अक्सर बोला जाता है इतिहास भूगोल दोनों बेवफा, रात में पढ़िए सुबह सफा। तो ये क्यों बोला जाता है, बोला इसीलिए जाता है क्योंकि इसमें ढेर सारे डेट्स हैं, ढेर सारे नाम हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप डेट को साइड कीजिए, नाम को साइड कीजिए, और डेवलपमेंट को समझिए कि किस तरह से पहले मानव का उद्भव होता है, और मानव के उद्भव के बाद मानव ने सभ्यता के विभिन्न चरणों में प्रवेश किया। तो यही आपका जो है सभ्यता का विकास है, यही संस्कृति का विकास है, जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तो इतिहास इसीलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इतिहास से आपको अपने पूर्व में की गई गलतियों का पता चलता है। मानव के अतीत की कहानी है, स्टोरी ऑफ ह्यूमन पास्ट है, तो पास्ट में की गई गलतियां दोहराई ना जाए, इसीलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। अगर आपको किसी के बारे में, किसी के पास्ट के बारे में जानकारी रहेगी तो वो आपको ठग नहीं पाएगा, वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। क्योंकि अक्सर हम लोग बोलते हैं कि तुम ज़्यादा बनो मत, मुझे तुम्हारा सारा इतिहास पता है। तो ये कहने का क्या अर्थ है, तो ये कहने का अर्थ है कि उसके बीती हुई कहानी को आप जानते हैं, और अगर बीती हुई कहानी को उसको जानते हैं तो वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो इसी तरह से सभ्यता का जो निरंतर विकास हुआ, अचानक से कोई सभ्यता नहीं आई। ये जो सभ्यता का विकास हुआ, इस सभ्यता के विकास को ही हम लोग इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो सेक्शन है वो डिफरेंट पार्ट में, जो हमारा जो इतिहास का जो विषय है वो पाषाण काल से लेकर के अभी तक हम लोगों ने ताम्र पाषाण तक पढ़ा है। तो पाषाण से ताम्र पाषाण में हमारा सेक्शन हो गया पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ताम्र पाषाण काल तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और नेक्स्ट में इसी वैदिक काल को हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। पहले के जो विद्वान होते थे वो अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट के जानकार होते थे, और हेरोडोटस ने कहा था इतिहास को भूगोल के दृष्टिकोण से और भूगोल को इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ा जाना चाहिए। और तब यहीं पर मैं अक्सर मैप बना करके पढ़ाता हूं, तो आपके दिमाग में ये मैप जाना चाहिए। और मैप अगर आपके दिमाग में, तो आप समझ जाएंगे कि हम लोग भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो इस भारत के इस क्षेत्र के इतिहास की बात करते हैं। और ये आप लोग को पता है कि ये जो वर्तमान भारत है ये आज बना है,
तो ये आज बना है और इसमें भी आप लोगों को पता है कि कुछ क्षेत्र जो है पाकिस्तान द्वारा ऑक्युपाइड है। पहले इसमें पाकिस्तान भी आता था, पाकिस्तान के बाद इसमें अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र आता था, लेकिन वर्तमान का जो भारतीय भूभाग है वो भारतीय भूभाग यह है। और यही भारतीय भूभाग, ये आप अगर भारत के मैप को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो इतिहास के बारे में जानना आसान हो जाएगा, भारतीय इतिहास के बारे में जानना आसान हो जाएगा। तो यहाँ ये हेरोडोटस का कथन याद रखिएगा, इतिहास को भूगोल के दृष्टिकोण से और भूगोल को इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ा जाना चाहिए। हिस्ट्री शुड बी स्टडीड बाय द अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी शुड बी स्टडीड बाय द अप्रोच ऑफ हिस्ट्री। हालांकि आप लोग को पता होगा कि भूगोल के पिता हेकेटियस हैं, भूगोल के पिता हेकेटियस हैं और इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस की बुक हिस्टोरिका से क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी मिलती है। अच्छा, एक पॉइंट और जो लास्ट में मैं करूंगा, अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये बीसी क्या है, जो बीसी में कन्फ्यूजन होता है। बीसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एडी होता है, दूसरा बीसी होता है। तो बीसी का अर्थ हुआ बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ये हो गया ईसा पूर्व, और एडी हो गया एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी, तो एनो डोमिनी के बारे में याद रखिएगा, एनो डोमिनी का मतलब हुआ ईसा के जन्म का वर्ष, मतलब जब ईसा का जन्म होता है, ईसा के जन्म के वर्ष से संबंधित। तो मान ले रहे ईसा का जन्म 0 AD में माना गया, तो यहाँ से शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम लोग उस युग में रह रहे हैं जिस युग में ईसा का जन्म हुआ। तो ईसा के जन्म से एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि ईसा मसीह का जन्म बोला जाता है कि लगभग 27 BC में हुआ था, 27 BC में, और 4 AD में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ईसा मसीह को एक्सेप्ट किया गया था 0 AD में, वहीं से एक नए युग की शुरुआत होती है। और ये जो है आपका चला आया आज 2020 तक, 2020 तक। और इससे पहले की जो घटना है इसी को ईसा पूर्व कहा जाता है। तो एक प्रश्न बनता है कि जो ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व को उल्टा क्यों लिखते हैं? तो उल्टा लिखने का कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम ईसा पूर्व की बात करते हैं तो ईसा के जन्म से पहले की बात करते हैं। आप ऐसे समझिए कि अभी 2020 है और आपने मान लिया जाए कि आपने अगर 2018 में या 2016 में मैट्रिक किया, आपने 2016 में मैट्रिक किया और आपका जन्म 2002 में होता है। 14 साल की अवस्था में आपने क्या किया? मैट्रिक कर लिया। इसको समझिए, आपका जन्म होता है 2002 में, 2016 में आपने मैट्रिक किया और 2020 में जाकर के क्या हुआ कि वर्तमान स्थिति आई। तो वर्तमान स्थिति आई तो इसमें याद रखेंगे, जब भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग है उससे पूछा जाएगा कि वो कब उसका जन्म हुआ, तो वो एग्जैक्ट नहीं बताता है, वो बोलता है क्या, आज से लगभग 18 साल पहले उसका जन्म हुआ। तो अब 18 साल पहले उसका जन्म हुआ अगर ये बोलता है तो इसको 18 वर्ष पूर्व बोलेंगे। और आज से 4 साल पहले, 4 वर्ष पूर्व उसने क्या किया? तो 4 वर्ष पूर्व उसने मैट्रिकुलेशन कर लिया। तो अब देखिए, इसको अगर वर्ष पूर्व में दर्शाया जाएगा तो 18 वर्ष पूर्व से 4 वर्ष पूर्व तक उसके जन्म से उसके मैट्रिकुलेशन की घटना है। तो इसीलिए वर्ष पूर्व की घटना, यानी यहाँ 2020 से तुलना किया जा रहा है, इससे 4 साल पहले, इससे 18 साल पहले। इसी तरह से ईसा पूर्व करते हैं तो ईसा के जन्म से लेकर के इससे पूर्व करते हैं। तो पूर्व की घटना, तो जब भी पूर्व की घटना, तो हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि 2016 से 2002, जन्म 2002 में हुआ तो 2002 से 2016 जाएंगे, यानी 18 वर्ष पूर्व से 4 वर्ष पूर्व तक चलेंगे। तो इसीलिए जो ईसा पूर्व की घटना है इसको उल्टा लिखा जाता है। तो कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए? आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।